नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज एक बार फिर हम सवाल उठाएंगे उत्तर प्रदेश में कोरोना के जो बिगड़ते हालात हैं उनके बारे में। हम बात करेंगे सर्वोच्च अदालत ने आज सुप्रीम कोर्ट ने जो एक निर्देश दिया है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उसको हम उसका महत्व ज़्यादा हमको लगता है। जो अफवाह फैलाने वाला जो एक तरीका उस लोगों के खिलाफ पुलिस का बहुत आसान महामारी एक्ट में पुलिस इस्तेमाल कर रही थी उसको, यानी कि किसी को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, दवाओं की ज़रूरत है, इस तरह की कोई ज़रूरत है और उसके लिए वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ कम से कम महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज न किया जाए। इस पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो लगातार पंचायती चुनाव में जिस तरह से लोगों की मौत हुई है, ड्यूटी पर कार्यरत लोगों की मौत हुई है, जिस तरह से शिक्षक संघ ने एक 700 से ज़्यादा लोगों की एक सूची निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को दी है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर कल चर्चा भी होनी है कि क्या ये स्थगित कर दिया जाए या क्या इस पर क्या जो मतगणना है उसको लेकर क्या किया जाए। और जिस तरह से राज्य के जो कर्मचारी संगठन है उन्होंने साफ घोषणा की है कि वो इसका बहिष्कार करेंगे, मतगणना ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे। तो एक अलग तरह की स्थिति, बहुत विषम तरह की स्थिति इसको लेकर भी है। इस पर भी हम बात करेंगे। आपकी बात में आज हमारे साथ मेरे हमेशा के साथी शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार वो तो हैं ही, एक और खास मेहमान आज हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार और भारत में आर्थिक पत्रकारिता के एक बहुत बड़े नाम आलोक जोशी। आलोक जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। शरद जी, आपका भी स्वागत। मैं शरद जी सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का आज का जो ऑब्जर्वेशन है, आज का जो निर्देश है, महामारी एक्ट के दुरुपयोग को रोकने में वो कितना मददगार होगा, और उत्तर प्रदेश की अगर खास तौर पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लोगों को इससे किस तरह की राहत मिलती दिखाई देगी? गोविंद, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ये आदेश किया है वो उत्तर प्रदेश के हालात को के परिप्रेक्ष्य में ही किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जितनी भी इस तरीके की हरकत हो रही थी सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा, वो सारा काम यूपी में ही हो रहा था। अब सबसे बड़ा मामला जो सामने आया था वो अमेठी जिले का था, जहां एक लड़के ने ट्वीट किया अपने दादाजी के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को लेते हुए। उस ट्वीट पे उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। तो ये ऐसी चीज है जो आदमी को जरूरत है और उसके लिए भी ना वो मांग करे। मांग करने का मतलब उसको अफवाह बना दिया। ये कहते हैं दुरुपयोग, कानून का सरासर खुलेआम दुरुपयोग। और ये टेंडेंसी जो है दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश में केवल ये आज इस तरीके की हरकत जब एंटी सीए चल रहा था उस टाइम पे योगी आदित्यनाथ ने ये चीज शुरू करी कि किसी के भी खिलाफ उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश कर दिया जाए, उसके पोस्टर लगवा दिए जाएं। तो जिनको चुन चुन करके, जो ऐसे भी लोग उसमें थे जो जिनको कोई कहीं दूर से लेना देना नहीं था किसी आंदोलन से, उनको ढूंढ ढूंढ करके किसको टारगेट करना है, इस तरीके से किया गया। अखबार वालों के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ कुछ खबर छाप देने पे कितने केसेस हुए, एक नहीं कम से कम आधे दर्जन केस तो ऐसे हुए थे। किसी ने दिखा दिया कि मिड डे मील के नाम पे खराब खाना खिलाया जा रहा है, बुंदेलखंड एफआईआर हो गई, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। कहीं दिखा दिया किसी ने कि बच्चों को ठंड के टाइम में हाफ पैंट पहना के स्वेटर उतरवा के योगा कराया जा रहा है खुले में, कोल्ड वेव चल रही थी, उसके खिलाफ, पत्रकार के खिलाफ एफआईआर। मतलब ऐसा हो गया है कि कानून का दुरुपयोग करना, कि पत्रकारों के लिए ऐसा लगने लगा था कि हम तो वापस इमरजेंसी लग गई है। तो ये पहली बार नहीं हो रहा, और ये बिल्कुल ये एक तानाशाही की निशानी है कि सरकार के खिलाफ मतलब है कि अगर सरकार के में कोई मुलाजिम सरकार का कुछ गलत कर रहा है और उसको आप उजागर करते हैं मीडिया के जरिए से,
तो आप दोषी हो गए, आपके खिलाफ एफआईआर, अरेस्ट हो गए लोग। तो ये जो अच्छा, क्योंकि उस टाइम पे कहीं कोई सुनवाई नहीं थी, अधिकतर लोग जो है वक्त लगा, जब कुछ केसेस में जो कोर्ट ने जब तक आदेश दिया, लेकिन शुरू में जिस तरह अंधाधुंध उठा उठा करके बंद करना शुरू कर दिए, तो जाहिर है कि सरकार के हौसले बढ़ गए। और मुश्किल ये है कि इस तरह के अधिकारी जो मुख्यमंत्री के कई उसमें थे जो बड़े, जो बहुत करीब थे मुख्यमंत्री के, वो और इसका नाजायज फायदा उठाते रहे, और मुझे लगता है कि उनको उन मिसयूज करने के लिए और प्रेरित करते रहे, मुख्यमंत्री को किस तरीके से समझाते रहे कि यही सही तरीका है। क्योंकि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को वैसे भी, क्योंकि मीडिया से उनका ज़्यादा इंटरेक्शन होता नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह बहुत कम करते हैं, और जब जब होते भी हैं तो वो केवल उनका प्रवचन होता है। तो मुझे लगता है कि उनको कोई ज़्यादा मीडिया और मीडिया के रोल से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं दिखती है। तो जब ये एटीट्यूड हो जाए, तो मीडिया हर चीज़ के लिए दोषी समझा जाता है, अगर मीडिया आईना दिखाता है तो। और वही इसमें, इस केस में हुआ इसी तरीके के। और ये बड़ा अच्छा हुआ कि हमारा सौभाग्य है, मैं सलाम करता हूं इस देश के उच्चतम न्यायालय को कि उसने स्वयं इसकी कॉग्निसेंस ली है, सू मोटो कॉग्निसेंस ली है, और जो फटकार लगाई है वो मेरा ख्याल ज्यादातर अप्लाई करती है उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ, और उनको आ, आगाह करा गया है। हाल के दिनों में हमने ये देखा है कि कई हाई कोर्ट्स ने भी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अपने अपने स्तर पर संस्थाओं को, चुनाव आयोग को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को फटकारें लगाई हैं। मद्रास हाई कोर्ट का एक मामला है। यूपी में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक तरह से 2 बार राज्य सरकार को इस जो कोरोना की परिस्थिति है इसी को लेकर अलग अलग तरह से अनुरोध भी किया। एक बार तो हाथ जोड़कर अनुरोध करने की बात की, एक बार लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। आलोक, आप कई राज्यों की भारत की राजनीति को बहुत गहराई से देखते रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो सुप्रीम कोर्ट का आज का जो निर्देश है, ये उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को किस तरह से प्रभावित करेगा? बहुत देर कर दी मेहरबान थे। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आज सुन के हमें अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार कर दी है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की टिप्पणी है कि लोग अगर सोशल मीडिया पर अपने लिए मदद मांग रहे हैं, SOS कॉल्स, राहत मांगी जा रही है, मदद मांगी जा रही है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। सिर्फ ये नहीं है कि आप कार्रवाई नहीं कर सकते, इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। लेकिन आज ही की तारीख में उसी सुप्रीम कोर्ट एक दूसरी जज बेंच क्या कह रही है? वो बेंच कह रही है कि उच्च न्यायालयों के जज जब अपने फैसले सुनाते हैं, उस वक्त वो कुछ ऐसे ऑफ द कफ रिमार्क करते हैं जिनसे उनको बचना चाहिए, जो जरूरी नहीं है। और ये ऑफ द कफ रिमार्क क्या है? जैसे मद्रास हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उसके पहले उसने ऑब्जर्वेशन दिया, जिसे ऑब्जर्वेशन टिप्पणी कहा जाता है। वो टिप्पणियां जो लिखित फैसले में नहीं होती हैं, लेकिन जज साहब बोलते समय कहते हैं, जुबानी बोलते हैं, उसके बाद वो लिखित फैसले का पार्ट नहीं होती हैं, लेकिन मीडिया उसे दिखाता है, कवर करता है। चुनाव आयोग मद्रास हाई कोर्ट गया। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि ये चुनाव आयोग के अधिकारियों पर मर्डर का मुकदमा, हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, जिस अंदाज में चुनाव आयोग ने चुनाव करवाया है, और उसने कोरोना की परवाह नहीं की। ये टिप्पणी थी। ये टिप्पणी अखबारों में रिपोर्ट हुई, और उसके बाद चुनाव आयोग जाके कहता है कि हमारी छवि को धक्का लग रहा है, हमारी छवि खराब हो रही है, इसलिए आप मीडिया पर रोक लगा दीजिए कि जो जजों की मौखिक टिप्पणियां होती हैं उसको वो रिपोर्ट न कर सके। सवाल यह है कि चुनाव आयोग अपने कर्मों को क्यों नहीं सुधार रहा है? उसके कर्मों को सुधारने के बजाय वो अदालत के पास जाके कहता है कि जो टिप्पणी आप की है, आपने तो की है, लेकिन आप मीडिया से कहिए कि उस टिप्पणी को आप दिखाएं नहीं। और आज सुप्रीम कोर्ट के 2 जज हैं, जस्टिस L. नागेश्वर राव
और एस रविंद्र भट्ट, इन्होंने ये कहा है कि जब किसी हाईकोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए भी हम लोग वो नहीं कहते हैं जो हमारे मन में है, हम संयम बरतते हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उच्च न्यायालयों को, हाईकोर्ट्स को भी जो आज़ादी मिली हुई है वो भी इसी अंदाज में उसका उपयोग करेंगे, और जो ऑफ द कफ रिमार्क्स यानी जो चलते हुए टिप्पणी आप कर देते हैं जो ज़रूरी नहीं हो उनको अवॉइड करेंगे। इसका क्या अर्थ है मैं नहीं समझ पा रहा, और यही तो आपका सवाल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि 5 शहरों में लॉकडाउन लगा दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार को किसी ने ये हौसला दिया होगा, उसको ये आत्मविश्वास कहीं से आता है कि वो अदालत के फैसले के साथ साथ कह देती है कि नहीं, लॉकडाउन नहीं लग सकता है, और लॉकडाउन लगाना एक प्रशासकीय फैसला है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है, इसका फैसला हम करेंगे, अदालत नहीं कर सकती है। और वो अगले दिन सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने पक्ष में फैसला लेता है। तो समस्या बहुत गंभीर है, और समस्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है। मैं बहुत इस बात को उठाते हुए भी मैं कहूँगा इससे कि ये समस्या वहाँ है। तमाम सरकारें जो उनको सीधी आर्टिकल कर रही हैं, उनको इस बात का भरोसा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने लिए कवर ला सकती हैं। तमाम हाई कोर्ट्स पिछले दिनों दिख रहा है, कुछ लोअर कोर्ट्स ने, कुछ उच्च न्यायालयों ने, हाई कोर्ट्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग फैसले दिए हैं, तमाम टिप्पणियां की हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बहुत मुश्किल से ये टिप्पणी आई है कि आप इस तरह की राहत मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और इसको अवमानना माना जाएगा। लेकिन मेरा प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के जज अखबार नहीं पढ़ते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, उनको अपने आसपास दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे हम अपने आसपास अपने जानने वाले परिचितों में, रिश्तेदारों में जब बात कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि बीमारी कितनी गंभीर दशा में आ चुकी है। ये अदालत की समझ में क्यों नहीं आई? अब जाके उनको ये नौबत आ रही है, अब जाके वो सुओ मोटो एक्शन ले रहे हैं, जो उन्हें अब से 6 महीना पहले लेना चाहिए। इस सरकार को बुरी तरह कटघरे में खड़ा करना चाहिए। इस सरकार को नहीं, इन सरकारों को। मैं किसी भी एक सरकार को इसमें लपेट कर दूसरों को क्लीन चिट देने की स्थिति में नहीं हूँ। मुझे इस देश की सारी सरकारें, इस देश की सारी संस्थाएं बराबर की जिम्मेदार लग रही हैं इस हालत के लिए, और इनको हौसला वहाँ से मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए मुझे इस टिप्पणी के बाद भी सरकारों के रवैये में किसी फेरबदल की उम्मीद नहीं। आपकी बात काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि जो रायबरेली वाला ही, अमेठी वाला ही जो मामला है, उसमें पुलिस का कहना यह है कि इस व्यक्ति ने, इसके परिवार, इसके नाना को ज़रूरत थी, वो दिल के मरीज़ थे, लेकिन उनको ऑक्सीजन की कहीं से कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, और इस व्यक्ति ने जब इससे ऑक्सीजन के लिए संपर्क किया गया तो इसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर छानबीन की गई तो पता लगा कि इसने एक तरह से अफवाह फैलाने के मकसद से ये सूचना दी थी सोशल मीडिया के जरिए, जबकि इसको आवश्यकता नहीं थी, इसके परिजन को आवश्यकता नहीं। तो ये तो दिखता है कि जो ज़मीनी हकीकत है वो किस तरह की, और ये बात भी बिल्कुल सच है कि इस देश में लोकतांत्रिक जो हमारी व्यवस्था है, उसमें चाहे वो चुनी हुई सरकारें हों, चाहे वो न्यायपालिका हो, उनका भी धीरे धीरे क्षरण होता रहा है। उनकी जो जिम्मेदार, जिस चीज़ की जिम्मेदारी उन पर है, वो उसको सही तरह से निभाने में अनेक बार असफल दिखाई देती हैं, अनेक बार बहुत लचर ढंग से चीज़ों को करते दिखाई देती हैं। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो कोरोना की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में एक बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो उसके रोज रोज के कार्यक्रम हैं, रोज रोज की घोषणाएं हैं, रोज रोज की योजनाएं हैं कोरोना संकट से निपटने के लिए, उसमें आज एक नया एक तरह से सिगुफा छोड़ा है। उसने कल तक जो टीम 11 थी महामारी के नियंत्रण के लिए, उसको आज एक नया नाम दिया है और इसको अब टीम 9 कहा गया। जनता को न टीम 11 से मतलब है, न टीम 9 से मतलब है। आप टीम 111 बना लें, टीम आप 999 बना लें, लेकिन आप जो कुछ भी करें, वो जो भी टीम हो, उसका जो काम है वो जमीन पे दिखाई देना चाहिए। आपको क्या लगता है आलोक कि क्या जमीन में ये जो सरकार की कोशिशें हैं
वो कहीं उनका गंभीरता से असर दिखाई दे रहा है, या सिर्फ ये एक तरह से खोखले दावे हैं और झूठे आश्वासन हैं? देखिए गोविंद जी, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग ये टीम 9, टीम 11 इनकी बातें करते हैं। ये तो टीम 9 अब नहीं बन गई। समस्या ये है कि इस वक्त समस्या का हल करने की तरफ या समस्या सुलझाने की तरफ, लोगों को राहत दिलाने की तरफ ध्यान नहीं। ध्यान छवि की, जो चुनाव आयोग कर रहा है वही सरकारें भी कर रही है, कि हमारी छवि खराब हो रही है। एक आदमी की जान चली गई, इसकी परवाह नहीं है। परवाह इस बात की है कि आपने ये क्यों कहा कि हमारे नाना जी को ऑक्सीजन की जरूरत है। मेरा कहना है कि नाना जी की जान कोविड से गई या नहीं गई, इससे क्या फर्क। आपके राज में एक इंसान मर गया, आप उसे बचा नहीं पाए, उसका परिवार उसे बचा नहीं पाया। और ये किसी एक इंसान की बात नहीं है। हम लोग तो देख रहे हैं, हमारे पिछले 27-28 तारीख से आप याद करिए कि लखनऊ शहर में 20 से ऊपर तो पत्रकार, वो पत्रकार जिनके और सभी ऐसे नहीं कि उनके कोई संपर्क नहीं थे, उनके कोई संबंध नहीं थे, या वो साधन नहीं थे उनके पास, वो पैसा खर्चा करने को तैयार थे, ये सब था। इसके बावजूद वो पत्रकारों की जान चली गई। उसके लिए कोई किसी को जिम्मेदार नहीं मानेगा। आप किसी दूसरे लेवल पे चीज़ों को मैनेज करने में लगे हुए हैं। आप मैनेज ये करना चाहते हैं कि लोग बोलें नहीं, लोग इन खबरों को न दिखाएं, लोग इनकी चर्चा न करें। और इसी का नतीजा आपने देखा होगा। पिछले हफ्ते में देखते हो क्यों किया, लेकिन अखबारों की हेडलाइन सबसे बड़ी खबर की आज प्रदेश में इतने लोग ठीक हो गए। उस दिन प्रदेश में कितने नए लोग बीमार हो गए ये नहीं लिखा गया। और कितनी बेशर्मी है उस इंसान के अंदर जो कह रहा है कि राज्य में ऑक्सीजन की, बेड की और दवाई की कोई कमी नहीं है। और कितने मजबूर वो लोग होंगे जो इस बयान को जस का तस अखबार में छाप रहे हैं, टेलीविजन पे दिखा रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि वो बेईमान या चोर लोग हैं। मुझे लगता है किसी तरह से वो बहुत भयानक किस्म की मजबूरी के शिकार हैं कि वो इसके अलावा और कुछ कर नहीं पा रहे। तो किसी दबाव में है जो उनको ये कहना है कि भाई मुख्यमंत्री जी ऐसा कह रहे हैं तो आपको यही दिखाना है, यही दिखाना है। समस्या ये है, कोई जिसको कहते हैं ना दिल, सरकार के अंदर अगर एक दिल काम कर रहा होता तो वो इस चिंता में लगे होते। इस वक्त इनको नींद नहीं आ रही होती, ये अखबार में क्या छप रहा है इसकी फिक्र क्यों कर रहे होते। जो इंसान काम कर रहा होता है वो ये नहीं देखता है कि आज मेरे बारे में अखबार में क्या है, आज मेरे बारे में टेलीविजन में क्या है। वो विज्ञापन में नहीं दे रहा होता है, वो उस पैसे का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने में कर रहा होता है। वो खुद निकल के जा रहा होता है। इस परिस्थिति में ये सलाह देना ठीक नहीं है कि वो खुद निकल के जाएं, लेकिन साधन जुटाने पर कहीं कोई फोकस तो नहीं, सिर्फ जुबानी जमा खर्च है। और ये इवेंट मैनेजमेंट नाम की एक चीज़ जो पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति में आई है, वो गुजरात मॉडल से आई है। और अब दुर्भाग्य की बात यह है कि वो आपके प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरह से घर कर चुकी है। एक तरह से वो जम गई है कि लोग इवेंट मैनेज करने में सारा दिमाग, संसाधन और ताकत ले। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं कि एक तरफ लोग बेमौत मर रहे हैं, इलाज का अभी भी समस्या है, दवाइयों की अभी भी समस्या है, ऑक्सीजन की अभी भी समस्या है, और अस्पतालों में बेड मिलने की समस्या अभी भी है। लेकिन सरकारें, और खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें, तो वो बयान जारी करती है, वो इवेंट मैनेजमेंट का एक तरीका अपनाकर अपनी छवि की चिंता करती है, लेकिन जनता की चिंता कहीं जमीन पर होती दिखाई नहीं देती। शरद जी, जो अभी एक परिस्थिति उत्तर प्रदेश में है, पहले तो पंचायत चुनाव को लेकर बहुत समय तक बड़ी उहापोह रही। राज्य सरकार ने ठीकरा जो है वो हाईकोर्ट के सिर पर फोड़ा कि हम तो नहीं कराना चाहते थे, हाईकोर्ट का निर्देश था इसलिए हमने कराया। फिर बार बार ये मांग होती रही कि चुनाव टाल दिए जाएं, अनेक संगठनों की तरफ से मांग होती रही, लेकिन सरकार ने उस पर विचार नहीं किया, निर्वाचन आयोग ने उस पर विचार नहीं किया।
अब जब मतगणना को लेकर बहुत विवाद एक तरह से हो गया है और जो कर्मचारी संगठन जिनकी ड्यूटी मतगणना के लिए लगनी है, उन्होंने आज एक तरह से घोषणा कर दी है कि वो इसका बहिष्कार करेंगे और किसी भी हालत में चुनाव मतगणना में भाग नहीं लेंगे। इसके पहले भी आज सुबह उन्होंने एक 700 से ज्यादा लोगों की एक सूची राज्य के मुख्यमंत्री और निर्वाचन आयोग को भेजी थी, जिसमें कहा गया था कि ये शिक्षक जो हैं चुनाव पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोरोना के शिकार होकर इनकी जान गई है। ऐसे में अब आपको क्या लगता है, क्या राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग जो है वो जो मतगणना के लिए एक तरह से आमादा है, उसको अपने रुख में कुछ बदलाव करना चाहिए? हालांकि इस पर अदालत में भी अभी सुनवाई होना बाकी है, लेकिन जो वस्तुस्थिति उसको देखते हुए क्या मतगणना को कुछ समय के लिए टाल नहीं दिया जाना चाहिए? बिल्कुल टाल देना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है गोविंद, आपने देखा जो आपने जितनी बातें कही, चाहे वो सरकार के द्वारा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इतना कुछ झूठ, सब कुछ आधारित है झूठ पे। जैसे शुरुआत करिए आप, देखिए उस पुलिस स्टेशन से, उस पुलिस वाले ने जो अमेठी वाले बच्चे के लिए जो कहा कि उसको जरूरत नहीं थी, वो आपको लगता नहीं कि झूठ पे आधारित है पूरा एक्सप्लेनेशन? वो वही कह रहा है जो सरकार चाहती है। इलेक्शन कमीशन वही करता है जो सरकार चाहती है। ये इलेक्शन कमीशन कहने के लिए ऑटोनोमस बॉडी होती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन चाहे केंद्रीय इलेक्शन कमीशन हो, हकीकत यही है। और वही सरकार जो है एक तरफ एक झूठ फैलाती है कि वो तो नहीं चाहती थी चुनाव करना, लेकिन हाई कोर्ट का निर्देश आ गया इसलिए करना पड़ा। मतलब इतना सफेद झूठ। और ये जो है सबको मालूम है कि किस तरह से पीआईएल करी गई थी, और उस पीआईएल में मांग हुई थी कि ये चुनाव जो है अभी इसको जल्दी करा जाए, क्योंकि ऑलरेडी डिले हो चुका है। अगर सरकार वाकई में दिल से ये उसको फिक्र होती लोगों की कि ये संक्रमण हो सकता है बीमारी का, इस आपदा का, तो सरकार कोई कागज तो लगाती कोर्ट में कि हाँ साहब हम भी नहीं चाहते हैं कि हो। बिल्कुल नहीं किया सरकार ने ये। शुरू में जब ये पीआईएल हुई थी तब इस सरकार ने एक बार ये कही थी बात कि कोरोना के कारण जो है हमें टालना पड़ा, जो एक्सप्लेनेशन दिया था सरकार ने, तो वही चीज आज क्यों नहीं कह सकती थी अगर वाकई में चाहती थी? तो देखिए गोविंद, समस्या ये है कि सरकार ने इतना ज्यादा झूठ फैला रखा है, और पूरा हर बात में, मतलब चाहे वो अदालत हो, चाहे वो जनता के सामने हो, चाहे मीडिया के सामने हो, वो अपनी सब कुछ झूठ पे आधारित करना चाहता है और साबित ये करना चाहता है कि मीडिया झूठा है, पब्लिक झूठी है। ये जो टीचर्स जो कह रहे हैं कि हमारे इतने साथी मर गए जो ड्यूटी पे लगे थे, वो झूठे। निश्चित तौर पर ये दिख रहा है उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत में कि जो जमीन की स्थितियां हैं वो कुछ और हैं। सरकार जिस चश्मे से चीज़ों को देख रही है वो कुछ और है, जिन कानों से सरकार सुन रही है वो कोई और हैं, और जिन चेहरों से सरकार बात कर रही है वो चेहरे जमीन की हकीकत से कहीं दूर दिखाई देते हैं। लेकिन नाउम्मीदी में भी उम्मीद की किरण हैं, और हम सबको एक दूसरे की मदद करते हुए इस भयावह संकट से, कोरोना के इस भयावह संकट से जूझना होगा, इससे लड़ना होगा। और समाज में बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के सहयोग में आगे आ रहे हैं। सरकारें अपनी जगह हैं, लेकिन अगर समाज एकजुट हुआ, समाज मिलजुल कर इस बीमारी के खिलाफ एक दूसरे की मदद के लिए आगे आता है, तो काफ़ी हद तक हम चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। आज रात से उत्तर प्रदेश में 3 दिन का लॉकडाउन शुरू है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस लॉकडाउन के बाद कोरोना की चेन में कुछ उसको टूटने में कुछ मदद मिलेगी इस लॉकडाउन से, और अगला जो मंगलवार के बाद का जो वक्त है वो कम से कम कोरोना के संकट से थोड़ा निजात लोगों को स्वाभाविक तौर पर दिलाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम आपकी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। आलोक, आपका धन्यवाद। सरज जी, आपका धन्यवाद। और अपने दर्शकों से हम एक बार फिर आह्वान करते हैं कि वो आपकी बात को लाइक करें, हमको सब्सक्राइब करें और अपने अमूल्य सुझावों से हमको लगातार अवगत कराते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।